Okay, let's start our new lecture. The topic we were studying is क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, जिसमें से हमने बाय नेचर और एलिमेंट के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया है कॉस्ट को. ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस के बेसिस पे क्लासिफाई करना कॉस्ट को. फंक्शंस के बेसिस पे. ठीक है, तो फंक्शंस के बेसिस पे देखते हैं क्या बोल रहा है. अंडर दिस कॉस्ट आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द फंक्शन फॉर विच दे आर इनकर्ड, फॉर विच दे हैव बीन इनकर्ड. अच्छा, ये कह रहा है बेसिकली आसान शब्दों में कि कॉस्ट जिस फंक्शन के लिए इनकर होगी ना उसी फंक्शन में उसको डाल देना. कॉस्ट जिस फंक्शन के लिए इनकर होगी उसी फंक्शन में डाल देना. अच्छा, कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं? एक तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स या वर्क्स ओवरहेड. एक ही थाली के चट्टे बट्टे चार नाम है. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट. अच्छा, मैं आपको एक ना एग्जांपल बोलूंगा. अब आपको ना ये सोचना है खुद से ही कि क्या कहते हैं वो इसमें से किस फंक्शन में जाएगी वाली कॉस्ट. ठीक है, ऑफिस रेंट. अब आप सोचो इन फंक्शंस में से किस फंक्शन को बिलोंग करती है ऑफिस रेंट की कॉस्ट. हमारा ऑफिस था, हम उसका रेंट देते थे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में आएगी, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में आएगी. ठीक है, और अगर मैं आपको बोलूं एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, वो सेलिंग में जाएगी. अगर मैं बोलूं क्लोथ परचेज्ड फॉर मेकिंग अ शर्ट, वो डायरेक्ट मटेरियल में जाएगा आपका. आप वीडियो पॉज करके भी आंसर सोच सकते हैं. ठीक है, अब मैं बोलूं आपको पेमेंट टू वर्कर्स, वो जाएगा आपका डायरेक्ट लेबर में. अच्छा, अब मैं बोलता हूं आपको फैक्ट्री का रेंट, वो आपका जाएगा इसमें प्रोडक्शन ओवरहेड्स में. अच्छा, एक चीज और थोड़ा अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं. ठीक है, मैं आपको बोलूं अगर सुपरवाइजर की सैलरी, वो किस में जाएगी? अगर आप मेरे सारे लेक्चर्स देखते हुए आ रहे हो पीछे से तो आपको पता चलेगा यार क्या कहते हैं वो तो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट थी हमारी. सुपरवाइजर की कॉस्ट क्या थी? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट थी. और आप सोच सकते हो यार यहाँ पे तो वो है ही नहीं, बट ऐसा नहीं है. मैंने आपको पहले ही बताया था. क्या बताया था मैंने? ओवरहेड जो होता है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है. इनडायरेक्ट कॉस्ट का सम होता है. सब किस किस का सम होता है? पूरी इनडायरेक्ट कॉस्ट का. और इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन कौन सी होती है? इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होती है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं. तो इनडायरेक्ट लेबर में आ रहा है वो. ठीक है, वो इनडायरेक्ट लेबर में आ रहा है. तो मैंने एक और चीज बताई थी उसके बाद कि ओवरहेड ना तीन ग्रुप में हम डिवाइड कर देते. एक तो प्रोडक्शन ओवरहेड में, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में, तीसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में. ठीक है, अब आप देखो इन तीनों में से किस में आ सकता है? वो है तो वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट. अगर हम बाय नेचर क्लासिफाई करेंगे, अगर हम उसको बाय नेचर या फिर बाय एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में क्लासिफाई करेंगे, किसको? सुपरवाइजर की सैलरी को, तो हम उसे डायरेक्टली इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट या इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में डाल सकते हैं. बट लेकिन अगर हम फंक्शंस के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर रहे हैं ना दोस्त, तो हमें तो इनमें से एक चुनना पड़ेगा. तो सोचो इनमें से कहां पे आ सकता है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, या फिर आप उसे कह लो सुपरवाइजर की सैलरी, उसका एग्जाम्पल. वो सोचो किस में आएगा इसमें? यार इसमें तो आ नहीं सकता, इसमें भी नहीं आ सकता, इसमें भी नहीं आ सकता. इसका तो वैसे मटेरियल कॉस्ट में मतलब ही नहीं बनता उसका. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आप सोच सकते हो, बट लेकिन क्योंकि वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है नहीं तो इसमें भी नहीं आएगा. डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी नहीं है. अच्छा, अगर हम मोटा मोटा सोचो ना, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट है एक तरीके की, तो आएगा तो किसी एक ओवरहेड्स के अंदर ही. अब इन तीनों में से, इन चारों में से, बेसिकली इन चारों में से किस वाले ओवरहेड के अंदर आएगा वो? खुद सोचो आप. अगर मैंने आपको डेफिनेशन याद हो, आपको हिंदी में मैंने सबकी एक क्रक्स, मतलब एक छोटी डेफिनेशन समझाई थी जिसमें उसके सारे बेसिक था, सारा करेक्टर था. तो अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो आप खुद समझ जाओगे. वो आएगा आपका किसमें? वो आएगा आपका प्रोडक्शन ओवरहेड में. क्यों? क्योंकि सुपरवाइजर वर्कर्स के ऊपर ध्यान रख रहा होगा, और वर्कर्स कहाँ काम करते हैं? फैक्ट्री में. लेबर के ऊपर ध्यान रख रहा होगा, लेबर का काम करते हैं फैक्ट्री में, तो क्या आएगा? इसमें आएगा. ठीक है, ऐसे अगर मान लो मैं मैनेजर बोलता, मैनेजर की सैलरी, तो वो भाई एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में आ जाएगा, क्योंकि मैनेजर ऑफिसेस में काम करते हैं.
और वर्कर का काम करते, वो सुपरवाइजर्स का काम करते हैं फैक्ट्री में, तो वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ जाएगा या प्रोडक्शन ओवरहेड्स में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन तो मैंने आपको सब कुछ बताई दी थी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट कुछ नहीं होता। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स का ही आप एक पार्ट समझ सकते हो, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो होता है वो ऑफिसेस में ही होता है बेसिकली कंपनी के। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अच्छा ये देखो, अब हमने कितना इजीली कर लिया ना, सेकंड वाला पोर्शन कंप्लीट। बाय फंक्शन भी हमने क्लासिफिकेशन कर ली कॉस्ट की। अब आते बाय वेरिएबिलिटी और बिहेवियर। ठीक है, बाय वेरिएबिलिटी और बिहेवियर, ये आ गए हम वेरिएबिलिटी और बिहेवियर पे। ठीक है, बाय वेरिएबिलिटी या फिर और बाय बिहेवियर हम कॉस्ट को 3 कॉस्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होती है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट, एक होती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट, और लास्ट है हमारी क्या, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिर से वेरिएबिलिटी या फिर बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम कॉस्ट को 3 कॉस्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है फिक्स कॉस्ट, दूसरा है वेरिएबल कॉस्ट और तीसरा है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब इसके बारे में जानते हैं क्या क्या चीजें। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो एक पीरियड के लिए इनकर होती है। पीरियड मंथ भी हो सकता है, पीरियड क्वार्टर भी हो सकता है, पीरियड ईयर भी हो सकता है। ठीक है, जो एक बेसिकली एक पीरियड के लिए इनकर हो उसे हम फिक्स कॉस्ट कहते हैं। अगर मैं आपको बोलूं मंथली रेंट, क्या ये फिक्स कॉस्ट है? हाँ बिल्कुल ये फिक्स कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि हर मंथ ये इनकर होगी। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं इंश्योरेंस, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग ले लो या फिर इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ले लो, ये क्या है? ये ईयरली होता है बेसिकली इंश्योरेंस। तो ये भी क्या है? एक तरीके की पीरियड कॉस्ट है या फिर फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या बोलते हैं, इट डू नॉट चेंज विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोडक्शन। अच्छा, जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप इसे भी नोट कर सकते हो क्योंकि इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग ही बढ़ेगी। हम फिक्स कॉस्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसका दूसरा पॉइंट अभी हमने पढ़ा है, वो क्या कह रहा है, इट डू नॉट चेंज विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोडक्शन। बेसिकली ये लाइन क्या कहना चाह रही है, हम अपना फिनिश गुड, मान लो इस पेन का एग्जांपल लेते दोबारा, ये पेन हम चाहे 1 पेन बनाए, चाहे 10 पेन बनाए, चाहे हम 100 पेन बनाए। ठीक है, प्रोडक्शन हो ना, प्रोडक्शन का मतलब यही है कि 1 पेन का प्रोडक्शन हो, चाहे 10 पेन का प्रोडक्शन हो, चाहे 100 पेन का प्रोडक्शन हो, फिक्स कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगी। फिक्स कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगी, या फिर हम कह सकते हैं बदलेगी नहीं, चाहे कितने भी आप पेन बना लो। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया रेंट। आप रेंट देते हो फैक्ट्री के ओनर को, उसे तो भाई अपना रेंट चाहिए ही हर महीने में किसी भी कीमत पे। उसे इससे मतलब नहीं आप 1 पेन बनाओ, 100 पेन बनाओ, 10,000 पेन बनाओ, 1 लाख पेन बनाओ, उसे इससे कुछ मतलब नहीं है, या 1 करोड़ पेन बनाओ, उसे अपनी फैक्ट्री का रेंट चाहिए भाई, खत्म बात। उसे अपनी फैक्ट्री का रेंट चाहिए। तो ये क्या आप 1 पेन बनाओगे तो ये क्या कम रेंट ले लेगा? नहीं, ये तो उतना ही रेंट लेगा। क्या आप 100 पेन बनाओगे तब भी उतना लेगा, 10,000 बनाओगे तब भी उतना लेगा। ठीक है, तो ऐसी कॉस्ट को ही हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट, जो कि प्रोडक्शन बदलने से, प्रोडक्शन कम या ज्यादा होने से जिस पे फर्क ना पड़े। ठीक है, एग्जाम्पल रेंट इंश्योरेंस हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम वेरिएबल कॉस्ट में। वेरिएबल कॉस्ट एज द नेम सजेस्ट, वेरिएबल जो कि कांस्टेंट ना हो, जो कि फिक्स्ड ना हो, उसे हम कहते हैं वेरिएबल। जो कि कांस्टेंट ना हो या फिर फिक्स्ड ना हो, उसे हम कहते हैं वेरिएबल। इसका पहला पॉइंट क्या कहता है, चेंजेस विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोडक्शन। ठीक है, अब फिर से ये वाला एग्जांपल लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट आ गया बस बीच में। ठीक है, ये वेरिएबल कॉस्ट आप बना रहे थे 1 पेन। अच्छा, 1 पेन में आपका प्लास्टिक लगता और इंक लगती। ठीक है, 1 पेन में मान लो आपका प्लास्टिक लग रहा है, 1 पेन बनाने में मान लो यही वाले पेन को बनाने में आपका प्लास्टिक लग रहा है 100 ग्राम। ठीक है, और इंक लग रही है 10 मिलीलीटर। ठीक है यार, वैसे एकदम एक्यूरेटली पता नहीं मैं क्वांटिफाई कर रहा हूँ कि नहीं, बट इट्स नॉट द इम्पॉर्टेंट मैटर। आई होप कि आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। ठीक है, कितना प्लास्टिक लगेगा कितना वो मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, बट लेकिन आपको बस एग्जाम्पल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मान लो इसमें 100 ग्राम प्लास्टिक लगता है इस पेन को बनाने में, और 1 मिलीलीटर इंक लगती है इसमें। ठीक है, तो जब 1 पेन बनाओगे आप तो कितना लगेगा बताओ?
आपको 100 ग्राम प्लास्टिक लगाना पड़ेगा इस पेन को बनाने के लिए, और 1 लीटर इंक बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये आपका एक पेन में लगेगा। ठीक है, और यही अगर आप मान लो 10 पेन बनाओगे तो अंडरस्टूड है, आपका क्या कहते हैं 1 किलोग्राम प्लास्टिक लगेगा फिर। ठीक है, और ये 1 मिलीलीटर था ना, 10 मिलीलीटर इंक लग जाएगी। तो अब देख रहे हो क्या हो रहा है, जब आप एक पेन बना रहे हो तो जो डायरेक्ट मटेरियल आपका वो कम लग रहा है, बट लेकिन जैसे जैसे आप पेन की प्रोडक्शन बढ़ाओगे, 10 पेन बनाओगे, 100 पेन बनाओगे, तो ये भी बढ़ता जाएगा, प्लास्टिक भी आपको ज्यादा चाहिए होगा, इंक भी आपको ज्यादा चाहिए होगी। ठीक है, तो इससे हम क्या समझते हैं, वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन के बढ़ने से या कम होने से चेंज हो जाती है। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, अगर प्रोडक्शन घटेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी घटेगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मैंने क्या एग्जांपल दिया। ये तो मैंने डायरेक्ट मटेरियल लगाया, आप इसका डायरेक्ट लेबर भी एग्जांपल ले सकते हैं, वो भी वेरिएबल कॉस्ट होती है एक तरीके की, डायरेक्ट लेबर। बताओ, अगर आप एक पेन बना रहे हो तो हो सकता है एक लेबर एक पेन बना दे, बट लेकिन अगर आप 10 पेन बनाओगे हो सकता है हमें 10 लेबर्स की जरूरत पड़े। अब जब एक लेबर को अगर हम सैलरी वो उसके वेजेस देंगे तो वो ऑफकोर्स कम होगी। मान लो एक लेबर को हम 100 रुपए देते हैं, ठीक है, एक पेन बनाने के 100 रुपए, तो खैर फिर तो पेन ही क्या बिकेगा, 1 रुपया देते हैं हम एक लेबर को। ठीक है, तो 10 लेबर को हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, 10 पेन बनाने के लिए 10 रुपए देने पड़ेंगे। तो क्या हो रहा है, ये वेरिएबल कॉस्ट है। ये जैसे जैसे ज्यादा पेन बन रहे हैं वैसे वैसे ये बढ़ती जा रही है, मतलब जो बेसिकली प्रोडक्शन के साथ चेंज हो जाए। अगर कम करोगे भाई प्रोडक्शन, कम पेन बनाओगे तो कम आएगी वेरिएबल कॉस्ट, ज्यादा पेन बनाओगे तो ज्यादा आएगी वेरिएबल कॉस्ट, उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। अब एक आती है लास्ट, ये दोनों की भाई होती है, दोनों की बीच बिचौलिया, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, इट कंटेन्स बोथ फिक्स कंपोनेंट एंड वेरिएबल कंपोनेंट। अच्छा भाई, ये तो फिक्स्ड भी है और वेरिएबल भी है, इसमें तो कुछ कुछ इसका बिहेवियर कुछ कुछ फिक्स्ड रहता है, कुछ कुछ वेरिएबल हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल टेलीफोन बिल है, गैस है या इलेक्ट्रिसिटी बिल है। अच्छा, इस एग्जाम्पल को आप इस तरीके से समझोगे, जैसे आप टेलीफोन बिल्स इन्होंने बोल रखा है, किस सेंस में बोल रखा है, जनरली जो पोस्ट पेड प्लान्स होते हैं ना उसमें क्या होता है, आपका ना एक फिक्स बिल तो आएगा ही आएगा, चाहे आप कितने भी, आप बिल्कुल भी कॉल नहीं करो एक महीने में, चाहे आप कॉल्स करो एक लिमिटेड, मान लो ये कहता है 100 कॉल्स आप करोगे ना, 100 कॉल्स तक आपका 300 रुपए आएगा। ठीक है, ये कह रहा है, टेलीफोन की कंपनी कहती है हमारी, आप 100 कॉल्स करोगे ना तो आपका 300 रुपए तक आएगा, 0 कॉल्स से 100 कॉल्स तक 300 रुपए का आएगा, मतलब आप एक भी कॉल नहीं करोगे तब भी 300 रुपए का आएगा बिल, और अगर आप 100 कॉल्स कर दोगे, 100 कॉल्स तक आपका 300 रुपए का बिल आएगा। हाँ, 100 कॉल्स से जैसे आप ज्यादा करोगे, 101 कॉल कर दी या फिर उससे ऊपर कोई भी कॉल कर दी, मान लो 110 कॉल कर दी आपने महीने में, तो क्या है, फिर आपको ना हर एक कॉल जो आप ज्यादा कर रहे हो उसके लिए आपको क्या कहते हैं ना, अलग से पैसे देने पड़ेंगे, हर एक कॉल के लिए आपको 3 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, 10 कॉल करोगे तो 30 रुपए देने पड़ेंगे फिर। तो अगर आप देखो इसमें फिक्स कॉस्ट भी इन्वॉल्व है, वेरिएबल कॉस्ट भी। कैसे, मैं कॉल करूं चाहे ना करूं, चाहे मैं 100 कॉल तक करूं, चाहे मैं 0 कॉल करूं, चाहे 100 कॉल करूं, भाई ये 300 रुपए तो मुझे हर महीने टेलीफोन कंपनी को तो देना ही पड़ेगा। तो ये क्या होगी, हमारी फिक्स कॉस्ट हो गई, ये 300 रुपए तो देने ही देने हैं, चाहे मैं कॉल ना करूं, चाहे मैं 100 कॉल तक करूं। ठीक है, तो ये आपका फिक्स कॉम्पोनेंट हो गया। ठीक है, और अगर मैं 100 कॉल से ज्यादा करता हूं तो हर एक कॉल पे 3 रुपए लग रहे, हर एक कॉल पे 3 रुपए बढ़ रहे। ठीक है, अब ये क्या है, वेरिएबल कॉस्ट के नेचर दिखा रही है ये। क्यों, जैसे जैसे कॉल बढ़ रही है वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रही है, वेरिएबल कॉस्ट का नेचर होता है। फिक्स कॉस्ट का क्या नेचर था, याद करो भाई, मैं तो नहीं चेंज होंगी चाहे कुछ हो जाए। देखो 300 रुपए ही रहेगी है, चाहे 0 कॉल करो चाहे 100 कॉल तक फिक्स कॉस्ट रहेगी, 101 भी कॉल से क्या हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको एग्जाम्पल समझ आया। थोड़ा ना आप अपनी लैंग्वेज में भी नोट कर सकते हो एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल यही उठाना और अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, ऐसे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, गैस का भी, कि एक हद तक फिक्स गैस मिल जाएगी और उसके बाद आपको वेरिएबल चार्जेस वेरिएबल कॉस्ट पे करनी पड़ेगी फॉर एवरी एडिशनल क्वांटिटी। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया। वैसे सेमी वेरिएबल कॉस्ट के कुछ न्यूमेरिकल्स भी बेसिकली दे रखे हैं फर्स्ट चैप्टर में, आपके इंट्रोडक्शन चैप्टर में, बट लेकिन एज द टाइम कम्स, जब ये खुद रोल प्ले में आएगी ना आगे चैप्टर्स में, आगे कुछ चैप्टर्स में रोल प्ले में आएगी, तो मैं आपको तभी समझा दूंगा वाला एग्जाम्पल।
जब जरूरत पे आएगी, ठीक है। अभी मैं बस थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट क्लियर कर रहा हूँ आपको। ये चैप्टर बस थ्योरेटिकल जो इंपॉर्टेंट पार्ट था इस चैप्टर का, जो आपको जानना जरूरी था, वो कंप्लीट हो जाएगा बस आज ही इसी वीडियो के साथ। उसके बाद मटेरियल कॉस्टिंग की मैं थ्योरी वाली एक आध वीडियो डालनी होगी, उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस चालू हो जाएंगे मटेरियल कॉस्टिंग के उसके बाद, ठीक है। तो लेट्स कंप्लीट इट। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, बाय कंट्रोलेबिलिटी। कंट्रोलेबिलिटी में कंट्रोलेबल कॉस्ट होती है, नॉन अनकंट्रोलेबल कॉस्ट होती है। ये वो कॉस्ट होती है जो हम बेसिकली कंट्रोल कर सकते हैं, जो हम हमारे अंदर क्षमता होती है, कंपनी के अंदर क्षमता होती है कि इस कॉस्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, और अनकंट्रोलेबल जिससे हम नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, थ्योरेटिकल है, टॉपिक है, पेपर में शायद कभी आए भी ना, तो आप एक बार चाहो तो स्टडी मैट से रीड दे देना इसे। अच्छा, अब हम फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। अच्छा, हमने टिक तो करा ही नहीं, जो जो हमने कर दिया। अचीवमेंट को टिक करते रहना चाहिए भाई। हमने बाय कंट्रोलेबिलिटी भी देख ली, नॉर्मेलिटी अब देखेंगे हम, ठीक है। बाय नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी के हिसाब से हम कॉस्ट को दो चीज़ों में क्लासिफाई कर सकते हैं, दो कॉस्ट में। एक होती है नॉर्मल कॉस्ट, एक होती है अब नॉर्मल कॉस्ट, ठीक है। नॉर्मल कॉस्ट की डेफिनेशन देख लो, नॉर्मली इनकर्स एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। इसको आप बेसिकली ऐसे समझ सकते हो, कि मान लो आउटपुट का लेवल हम मानते हैं। अच्छा, आपको इनपुट और आउटपुट का चक्कर तो पता है ना, इनपुट और आउटपुट का। इनपुट क्या होता है? इनपुट वो चीज़ें होती है जिससे आउटपुट बनता है, ठीक है। इनपुट डाल के ही आउटपुट बनता है। इस पेन का ही दोबारा एग्जांपल लेते हैं। इसका इनपुट क्या रहा होगा? हमने प्लास्टिक डाला होगा, इंक लगाई होगी, ठीक है। ये इसका इनपुट होगा, बाहर क्या निकल के आया? पेन आया, ठीक है। इसकी बीच में प्रोसेसिंग हुई होगी, मशीन से लेबर ने कुछ काम करा होगा, मशीन ने कुछ काम करा होगा, ठीक है, और फिर ये पेन बन के आ गया होगा। तो इनपुट आउटपुट का फंडा समझ गए। इनपुट वो चीज़, आउटपुट वो चीज़ होती है जो इनपुट से ही निकलती है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? नॉर्मल कॉस्ट नॉर्मली इनकर्स एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। क्या था कि मान लो ये पेन बनाना है हमें, और चलो इसकी एक ही यूनिट बनानी है, एक ही पेन बनाना है, तो नॉर्मली ये डेफिनेशन क्या करें? नॉर्मली भाई एक यूनिट बनाने के लिए हमारी 2 रुपए तो लग ही जाती है, ठीक है। ये होगी हमारी नॉर्मल कॉस्ट। और अब नॉर्मल कॉस्ट क्या है? डज नॉट नॉर्मली इनकर्स चार्ज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखो एक बार क्या हुआ, 2 रुपए की जगह ना 2.5 रुपए लग गया आपके, तो क्या होगी? एक तरीके से जो 0.5 रुपीज है, नॉर्मली तो आपका 2 रुपए लगता ही लगता था हमेशा। अब कुछ हुआ है ऐसा हुआ, जैसे मान लो आपकी मशीन की एफिशिएंसी कम हो गई, तो उसने प्लास्टिक ज्यादा यूज कर दिया, तो आपकी कॉस्ट बढ़ गई। तो जो 2 रुपए लगते थे ना, आपको 2.5 रुपए लग गए इस बार पेन बनाने के लिए। तो जो 0.5 रुपीज हो गए ना, ये अब नॉर्मल कॉस्ट हो गई, ठीक है। ठीक है, और इसे हम चार्ज करते हैं कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगेन ये वाला टॉपिक भी आप वन गो में जा सकते हैं, इसकी आपको थ्रू आउट द सिलेबस जरूरत कम पड़ेगी, ठीक है। देखो आपको अगर ये लास्ट पहले कर लेते हैं एकदम, बाय क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय कॉस्ट फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। ये भी टॉपिक आपको सिलेबस में कम जरूरत पड़ेगी इसकी। कुछ नहीं कहता, बस ये कहता है कि क्या कहते हैं, मैनेजमेंट को जब भी डिसीजन लेना होता है, मैनेजमेंट को जब भी, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, किसकी मैनेजमेंट? कंपनी की मैनेजमेंट को जब भी डिसीजन लेना होता है ना, उसके बेसिस पे हम कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं। अच्छा, इसमें कुछ कॉस्ट इंपॉर्टेंट है इस वाले टॉपिक के अंदर, और वो खुद ही एक ना चैप्टर बन के आ जाएंगे, तो मैं आपको तब बता दूंगा, ठीक है। तो वी आर डन विद चैप्टर 1, ओके। इसे भी टिक कर देते हैं। तो देखो, अगर मैं आपको बोलूँ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में आपको किस में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है? एक तो बाय नेचर और एलिमेंट में, इसे आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। बाय फंक्शन भी आप देख सकते हो अच्छे से, क्योंकि ऑटोमेटिकली आप ये कर लोगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। वेरिएबिलिटी और बिहेवियर भी आपको करना चाहिए अच्छे से। और ये जो रिमेनिंग 3 है ना, ये फॉर द टाइमिंग आप जस्ट रीड पे छोड़ सकते हो। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर, ओके बाय।